नमस्कार छात्रों, आप सभी का हमारे एग्जामिनर न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से आप निरंतर ऑनलाइन कक्षाओं को पढ़ रहे हैं। आप देखते हैं कि आपने लगभग हिंदी का सभी कोर्स धीरे धीरे पूरा कर लिया है। अब इस समय हम लोग निबंध खंड में कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने विज्ञान पर, भारतीय नारी पर, ऐसे कई महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ा है, पर्यावरण को पढ़ा है। आज हम लोग जो भारतीय कृषक और कृषि में जो क्रांति आई है थोड़ी सी उसमें, और कुछ जो कृषक आंदोलन हुए हैं समस्याओं के कारण, ऐसे इस मिले जुले विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग इस भारतीय कृषक और कृषि क्रांति पर चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो को देखते रहिए, अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं तो आपको PDF मिल जाएगी और वीडियो अंत तक आप देखते रहें, इसका लाभ लें। तो आइए शुरू करते हैं। शीर्षक है भारतीय कृषक। तो मैंने बताया था कि निबंध के 3 बिंदु होते हैं: प्रस्तावना, विस्तार और लास्ट में उपसंहार। तो प्रस्तावना क्या है कि हम विषय की शुरुआत कैसे करते हैं। इसमें जो है विषय को रोचक ढंग से पहले प्रस्तुत करना है, विषय पर लाना है सभी छात्रों को। उसके बाद में फिर विस्तार में कई हेडिंग बन जाते हैं, कई उसके प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। और अंत में उसका हम समापन कैसे करते हैं, तो सारे विषय बिंदुओं को टच करते हुए फिर हम उसका समापन करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें प्रस्तावना। तो कहते हैं भारतीय कृषक, हमारा जो पूरा भारत है वो कृषि प्रधान देश है। कहते हैं ये उत्सव प्रधान है और कृषि प्रधान देश है। इसमें हम देख रहे हैं कि 70% जो जनता है वो गांव में रहती है और गांव में कृषि कार्य पर वो निर्भर है। तो लाजमी बात है कि जब हमारा पूरा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि के आधार पर हमारे उद्योग, उत्पादन, इनका भी उत्पादन होता है, उद्योग भी चलते हैं। हर एक नौकर पेशा, नौकरशाही, सारे नौकरी पेशा लोग, सारे पदस्थ सभी अधिकारी, इन सभी का जो भरण पोषण है वो किसान ही तो करता है। इन सभी का जीवन जो है वो किसान ही तो करता है। वो अन्नदाता है, वो ग्राम देवता है, इसलिए वो बहुत संपूज्य है। इस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और मैं देख रहा हूं कि इसके बावजूद भी निरंतर कृषक की उपेक्षा हो रही है। कृषक जो उत्पादन करता है, उस उत्पादन करने के बाद उसके लिए उसका समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है। उसके पास गांव से और बाजार तक भेजने के लिए, गल्ले को भेजने के लिए समुचित साधन नहीं है, अच्छे रोड गांव तक नहीं है। इसलिए वह अपने उस उत्पादन को, अपने गल्ले को सस्ते सस्ते औने पौने दामों में बेच देते हैं। और इस वजह से किसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन मेहनत बहुत करने के बाद भी उसके लिए उसकी जो जीविका है भली प्रकार से नहीं चल पाती। और आज भी ऐसे सीमांत कृषक हैं जो बहुत ही कठिनाई में जीवन व्यतीत करते हैं। और किसान की दशा को हम एक आध पंक्ति बता भी रहे हैं कि वो कैसे मेहनत करता है। था खड़ा नमक सूखी रोटी, पानी भी था कुछ गर्म हुआ, ऊपर से भी थी महातपन, वह खेतों में था डटा हुआ। वर्षा भी हुई, कीचड़ भी था, तेरा फड़वा अविरल रत था, बैलों की घंटी सुन सुन कर तू मगन हो रहा मन में था। दोपहर हुई तब घर आया, भोजन करके भी नहीं बैठा, नीरन सानी कर बैलों की खेतों की सुध फिर ले बैठा। शाम हुई तो घर आया, तो काम को जाके राह मिली, पर तेरे मन में अब भी थी कल के लिए कुछ हला चली। तेरे नौकर तुझको डांटे, फिर भी न उग्र तू होता है, और फटकार डांट सुनता उनकी जिनको तू रोटी देता है। ऐसे कृषक की जो स्थिति है उसका वर्णन मैंने इससे एक छोटी सी कविता के माध्यम से इसमें कर दिया। तो इसमें से हम कुछ 2-4 लाइनों को प्रस्तावना के साथ लिख भी सकते हैं, ताकि वो प्रस्तावना आपकी थोड़ी रोचक हो जाए। तो इस तरीके से जो है किसान की जो व्यवस्था है
उसके अनुसार से हमने आपको बताने का प्रयत्न करा। था खड़ा नमक सूखी रोटी। किसान की दिनचर्या जो है वो कितनी वैसी है, सामान्य है। पानी भी था कुछ गर्म हुआ। इस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हुए भी अपना जीवन व्यतीत और सादगी से जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो किसान है उसके लिए भरपूर उसके उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाता। ये सब विचारणीय बिंदु हैं। वहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, उनके लिए जो है नई नई तकनीक विकसित की जाए, नई नई चीज़ें वहाँ पर पहुँचाई जाएं, वैज्ञानिक जानकारी उनको दी जाए, तो हम किसान की दशा को सुधार सकते हैं। कृषकों की बताया कि कृषकों की अनेक समस्याएं हैं। किसानों की अनेक समस्याएं इस प्रकार हैं, जैसे कि वो उनका 30% जो हिस्सा है वो संपूर्ण उसमें है। इसके बावजूद भी वो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। वो जो कुछ भी पैदा करते हैं किसानों को उसका मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसी अनेक समस्याएं, उनके पास अच्छे पानी के संसाधन नहीं है, अच्छी बोरिंग उनके पास में नहीं है, अच्छे नलकूप उनके पास नहीं है। इन सब चीज़ों की वजह से उनकी सिंचाई ठीक से नहीं हो पाती है, और साथ ही साथ जो उत्पादन उनका होता है उसको उन्हें सस्ते मूल्य पर बेचना पड़ता है। ये उनकी कई ऐसी समस्याएं हैं, ताकि वो आर्थिक समस्या से हर समय जूझते रहते हैं। तो सामाजिक समस्याएं भी किसानों की हैं। सामाजिक समस्याएं जो किसानों की हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने आती हैं कि पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था वहाँ नहीं है, आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था नहीं है, साथ ही साथ अच्छी सड़कें नहीं हैं, अच्छे उनके पास जो वैज्ञानिक यंत्र हैं वो यंत्र खेती के लिए नहीं हैं। तो इस तरीके से उनके सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं रहती हैं, और किसान जो है बस उल्टा सीधा बीज खेतों में डाल देता है। उसमें जो भी आकाश वृत्ति के आधार पर जो कुछ भी उनको मिल जाता है उसी में वो अपना भरण पोषण करते हैं, और बहुत ही सामान्य जीवन वो व्यतीत करते हैं। समाज में भी उन्हें सारे संबंध निभाने पड़ते हैं। इन चीज़ों को लेकर के लिए भी वो एक प्रकार से जब पूरी तरीके से अच्छा खर्च नहीं कर पाता है समाज के साथ, तो भी उसके लिए उपेक्षा का शिकार बनना पड़ता है। और फिर भी किसानों की समस्याओं के ऊपर हमारे प्रशासन का, हमारी सरकार का जितना जो ध्यान है वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाता है। केंद्रीय योजनाएं तो तमाम बनती हैं, लेकिन उन केंद्रीय योजनाओं का वहाँ तक क्रियान्वयन नहीं हो पाता। बीच में ही उन योजनाओं को लोग ध्वस्त कर देते हैं, और जो लोग उसके पात्र नहीं हैं वो है उसका लाभ उठाते हैं, और जो अपात्र लोग नहीं हैं जो उसका लाभ उठाते हैं, और जो उसके पात्र हैं वो उसका लाभ नहीं उठा पाते। आप तमाम राशन कार्ड वगैरह में होने वाली धांधलियों को आप देख सकते हैं। आर्थिक समस्याएं, इसी प्रकार जो कृषक है वह जब उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उसकी खेती वैज्ञानिक विधि से नहीं हो पाती है, तो उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ जाती हैं। उनके पास अर्थाभाव, धनाभाव होता है, जितना वो पैदा होता है उससे अधिक लागत उनके खेतों में आ जाती है, और लागत आ जाने की वजह से वो आर्थिक समस्या से जूझते रहते हैं। जितना कर्ज वो ले लेते हैं उस कर्ज को वो नहीं चुका पाते हैं, और गाँव में जो सूदखोर लोग हैं जो ब्याज पर पैसा उठाते हैं वो बहुत मोटा ब्याज उनसे वसूलते हैं, तो वो उसको ही बिल्कुल से ही निपटा पाते हैं। इस तरीके से अच्छी जल की व्यवस्था है, अच्छे आने जाने के संसाधन हैं, अच्छे बीज हैं, अच्छे यंत्र हैं, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो आर्थिक समस्या से जूझते हैं। उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है, भली प्रकार वो अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से किसान जो है वह आर्थिक दृष्टि से भी घिरा हुआ रहता है, और निरंतर वो सामान्य जीवन व्यतीत करता हुआ ही उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और चूंकि वो दूरस्थ स्थानों पर रहने के कारण वहाँ तक हमारे जो जनता है, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नौकर पेशा लोग हैं, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, वह लोग भी बड़े किसानों की मदद में तो आ जाते हैं, लेकिन छोटे किसान निरंतर रूप से उन तक उनका लाभ नहीं पहुंचता है। आर्थिक समस्याओं से वो हर समय जूझते रहते हैं।
गांव की वर्तमान स्थिति, एक विषय आता है गांव की वर्तमान स्थिति क्या है। तो गांव की वर्तमान स्थिति को अगर आप देखें तो गांव में आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लिंक रोड नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं है, नालियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, पढ़ने के लिए वहां पर अच्छे संसाधन स्कूल नहीं हैं, और हैं भी अगर तो उनमें शिक्षा ठीक से नहीं कराई जाती है, पढ़ाई ठीक से नहीं की जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर आप देखते हैं बहुत प्रकार की इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, डर बना रहता है उनके लिए, हर समय लुटेरों का डर बना रहता है। तो जो गांव की स्थिति आज भी बड़ी चरपराई हुई है, हिंसा लड़ाई झगड़े की भावना हर समय बनी रहती है। इस तरीके से जो गांव की स्थिति आज भी बदतर है, इसलिए गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव टूट रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, और शहर अधिक बढ़ रहे हैं, शहरों की तरफ जनता भाग रही है, इसलिए अधिकाधिक प्रदूषण और अधिकाधिक शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, इसलिए जो तमाम जो क्राइम की स्थिति है वो शहरों के अंदर भी आ गई है, शहर भी बिगड़ रहे हैं, प्रदूषण भी इससे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन शहरों में अधिक बढ़ रही है और इसलिए जो प्रदूषण की स्थिति शहरों में अधिक बढ़ती चली जा रही है। भारतीय कृषि में विज्ञान का योगदान, अब आप देखेंगे ये थोड़ा सा सकारात्मक पक्ष है। हमारी जो भारतीय कृषि है इसमें विज्ञान ने कैसे कैसे सहायता की है। विज्ञान तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर रहा है। विज्ञान के द्वारा कृषक हैं, उन कृषकों के लिए अच्छे बीज, अच्छी खादें, बड़ा उपजाऊ बीज, उपजाऊ खादें, खरपतवार नष्ट करने के लिए कीटनाशक दवाइयाँ, और इसके साथ ही साथ जो वैज्ञानिक यंत्र हैं, कृषि यंत्र हैं, बोने के लिए जो सीड ड्रिल मशीनें हैं, और अब तो आलू भी आप वैज्ञानिक विधि से बो लेते हैं, साथ ही साथ कल्टीवेटर हैं, हैरोज हैं, इन सभी के आ जाने से कंबाइन मशीनें हैं, कटर हैं, इनकी वजह से जो भारतीय कृषि है उसमें उत्पादन बढ़ा है, उसकी क्षमता बढ़ी है। और एक खुशी की बात यह है कि अभी तक तो हम लोग खाद्यान्न के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में कम से कम आत्मनिर्भर हैं, और किसान अच्छा उत्पादन कर रहा है, जिसकी वजह से हम अपने देश का कार्य चलाते हैं और भली प्रकार से सभी का जीवन यापन चलता है। गांव में विकास हेतु नवीन योजनाएं, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं उसमें गांव में विकास कार्य भी कराया जा रहा है, ट्यूबवेल लगवाए जा रहे हैं, कहीं पर जो है और विकास के साधन उसमें चलाए जाते हैं, सेंटर लगते हैं खरीद के लिए, और गांव में ट्यूबवेल है, नलकूप है, ऐसी अनेक योजनाएं विकसित की जाती हैं, जिससे हमारी सिंचाई का कार्य भी कुछ सरल हुआ है, और विज्ञान ने हमारी कृषि में काफ़ी सहयोग किया है। इसकी वजह से हमारा जो किसान है वो पहले की अपेक्षा आज की स्थिति में काफ़ी खुशहाल दिखाई देता है। कृषक संगठन और किसानों के अंदर तमाम प्रकार की समस्याएं जो रही हैं, पहले आपने जिक्र किया था, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर स्वतंत्रता के समय ही चंपारण आंदोलन किसानों ने किया था। तो क्या था कि उनके लिए भूमि पर स्वामित्व नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने आंदोलन किया, और ताकि उनके लिए जो है स्वामित्व मिल जाए। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, 30% हमारा योगदान होने के बावजूद भी जो है वो हम जो है वो अपना जो प्रभुत्व महत्व नहीं बना पा रहे थे। तो किसानों की इस प्रकार की समस्याएं रहीं और कृषक लोगों ने आंदोलन शुरू किए। तो कृषक संगठन की मांग यही थी कि हमारी भूमि पर हमारा स्वामित्व हो, और कहते हैं कि 12.5 एकड़ ज़मीन ही एक किसान के पास रह सकती है, उसके बाद की ज़मीन को सीलिंग वगैरह में निकाला जा सकता है। तो इस प्रकार की अगर सीमा बंधन जो है हमारी खेती के साथ किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा है, तो जो हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार करता है, बहुत ऊंचे ऊंचे व्यापार करते हैं, तो उनके व्यापार में भी हस्तक्षेप होना चाहिए, उनके व्यापारों में भी कुछ सीमा निर्धारित करनी चाहिए कि आप इतनी आय के बाद या इतना व्यापार होने पर आपसे इतना टैक्स जाएगा, या आपके व्यापार को जो है वो सरकार ले लेगी उसका कुछ अंश, इस प्रकार का कुछ उनमें भी होना चाहिए। और आपने देखा है कि कृषक संगठनों में बड़े बड़े संगठनकर्ता भी हुए हैं। महाराष्ट्र के शरद जोशी हुए हैं, उन्होंने किसानों को का संगठन खड़ा किया और किसानों में एक बड़ी आशा बंधाई कि आपकी सारी मांगों को
रखा जाएगा, पूरा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत कृषक लोगों के मुखिया बने, उन्होंने भी किसानों को बहुत प्रेरित किया, उनको बहुत ही आशा बधाई। ये सब चीज़ें जो है आगे बढ़ती रहीं। कृषक आंदोलन के कारण क्या रहे, क्यों आंदोलन किया गया, तो इसमें बताया गया है कि जो किसान है वो किसानों का निरंतर जब उपेक्षा की गई, किसानों ने जो उत्पादन किया, जो खेती में जो उन्होंने पैदा किया, जो गल्ला उत्पादन किया, उसको व्यापारी लोगों ने क्या किया कि अपने मनमाने दामों पर उनको खरीद लिया, किसानों का अपना मूल्य तय कर लिया, किसानों का उसमें कोई भी राय नहीं ली गई। तो किसानों के अंदर एक विशेष प्रकार से एक टीस उत्पन्न हुई। और साथ ही साथ देखा जाए तो किसानों के लिए का जो स्वामित्व का जो सबसे बड़ा पक्ष था इसमें था, किसानों को स्वामित्व नहीं मिल पा रहा था अपनी ज़मीन का। साथ ही साथ बहुत सारी बात थी कि जो उनके ज़मीन के अट्टे पट्टे हुआ करते थे उसको जो अपात्र लोग थे वो ले लिया करते थे। इस प्रकार की भी किसानों के अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हुई। तो किसान जब हर प्रकार से हताहत हो गया तो उसने सोचा कि अब अपनी बात को हमें कहना पड़ेगा। तो अब व्यापार के क्षेत्र में भी देखा जाए तो व्यापारी लोग जो है किसानों की जो फसल हुआ करती थी उस फसल को अपने मनमाने ढंग से खरीद लेते थे, और जब वो बीज को लेने जाते थे उन्हें महंगा बीज मिलता था। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो कारण जो है वह किसानों के सामने आ गए और किसानों ने फिर आंदोलन किए। जो चंपारण आंदोलन था किसानों का, वो इसी की एक उपज थी। लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व भी किया और साथ ही साथ फिर उन आंदोलन के माध्यम से किसानों ने अपनी कुछ मांगें मनवाई। और इस समय वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जो ये अभी जो कृषक किसानों के जो ये जो बिल पास हुए हैं, इन बिल पास होने के बाद में पहले तो गल्ला महंगा बिकता था, आज की दृष्टि में जो गल्ला है वो है किसान का सस्ता हुआ है। आज आप जानते हैं कि जो जब गल्ला को सस्ता कर रहे हैं तो हमें कीटनाशक दवाइयों को, बीजों को, खादों को, इन सभी को के रेट्स गिराने चाहिए, जिससे किसान की कुछ मदद हो सकती है। लेकिन किसान की चीज़ें तो सस्ती हो रही हैं। और अब देखिए आप, जिस समय अभी हम लोग आलू का उत्पादन करेंगे तो आलू का उत्पादन जब होगा तो आलू वही आपका 8 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये में बिकेगा, लेकिन आज 40 रुपये किलो में आलू को आपको मिल रहा है। तो ये सब क्या है कि ये जो सारा व्यापारी वर्ग है अपने मन से ये सब चीज़ें कर लेता है। रेट को तय करने में किसानों की कोई भी मदद नहीं ली जाती है, केंद्रीय योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंचती हैं, किसान जो है वो उस योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। उनके गन्ने का, जैसे गन्ना किसान पैदा करके फैक्ट्री में डालता है तो उसका नकद मूल्य उसको नहीं दिया जाता, नकद भुगतान नहीं किया जाता, उसको लंबे समय तक उसको लंबित कर दिया जाता है। और फिर वो कृषक किसी रूप से कोई आंदोलन खड़ा करते हैं, कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, तब उनके पैसे का वो भुगतान सरकार करती है। तो इस तरीके से तमाम कठिनाइयाँ अन्य भी हैं। पीडीएफ के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा विस्तार से मैटर मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो का अपनी एक लेंथ होती है, एक सीमा होती है। 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक अधिकतम वीडियो को ले जाते हैं, अन्यथा वो आप तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इसलिए सार संक्षेप में थोड़ा यहाँ पर बताया जाता है, इसको आप समझते हुए चलें। तो इसलिए किसान आंदोलन करते हैं, जब उनकी बात नहीं सुनी जाती है, जब उनके साथ अन्याय होता है, जब उनको छला जाता है, तो इस तरीके से फिर वो आंदोलन के लिए खड़ा हो जाते हैं। कहते कहते भूखा क्या नहीं कर सकता। उपसंहार में आप देखेंगे, अब लास्ट में जो अंत आता है उपसंहार, उपसंहार मतलब सभी बिंदुओं को उसमें टच करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उपसंहार में क्या है कि जो कृषक है वो हमारे भारत की आत्मा है। कृषक जो है वो हमारा एक ग्राम देवता है, कृषक हमारा एक अन्नदाता है। इसलिए किसान की हमें अगर उपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बड़ा संकट आने वाला है। समझे, लिखा भी है, नागार्जुन ने एक जगह लिखा भी है कि विश्वास सर्वहारा का त्यागा तो आसन्न मौत की गहन गांस गड़ जाएगी, और बांध बांधने से पहले यदि जल सूख गया तो इस धरती की छाती में दरार पड़ जाएगी।
सरबराह कौन है? किसान। अगर हमने इस किसान के विश्वास को त्याग दिया तो निश्चित रूप से मौत हमारे निकट है, अन्न हमें मिलेगा नहीं, तो रोटियों की गड्डियों को हम नहीं खा जाएंगे। तो इस वजह से देखा जाए तो किसान का हमें महत्व समझना है। किसान को हमें एक देवता के रूप में हमें उसको मानना है, क्योंकि जो किसान है वही हमको अन्न प्रदान करने वाला है। इसलिए समय के सैलाबों को मत रोको, खुशहाल हवाओं में न खिड़कियां बंद करो, हर किरण जिंदगी की जीवन तक जाने दो, युग के निर्माणों की लपटों को मत बंद करो। हर किरण जिंदगी की जीवन तक, अर्थात जो केंद्रीय योजनाएं जो चलती हैं, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको जनमानस तक, सामान्य जन तक पहुंचने दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप किसान का हित करेंगे। और अगर उन योजनाओं को आप बीच में ही अगर खा जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो आप किसान के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी जो हम एक काव्य पंक्तियां डालते हैं, इनमें से भी आप नोट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो आप देखते हैं तो भारत जो किसान है वो भारत की क्या है? आत्मा है। इसलिए किसानों का सदा सर्वदा हमें सहयोग करना चाहिए। गांव में अच्छे संसाधन विकसित करने हैं, कृषि केंद्र खोले जा सकते हैं, अनेक कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा सकते हैं, ब्लॉक स्तर पर ऐसे स्टोर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे कि वहाँ से किसान जो है वो एक सस्ते रेट पर वहाँ से वो यंत्र, खादें, बीज ये सब खरीद सकें। नए ट्यूबवेल, नलकूप खोले जा सकते हैं सरकारी तौर पर, ताकि कि उनके लिए जो है वो अच्छा जल की व्यवस्था हो सके। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जा सकती है ताकि वो ट्यूबवेल के माध्यम से कम खर्चे पर अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। तो इस प्रकार से आप देखें तो किसान का हम कई प्रकार से हित कर सकते हैं, और किसान की अगर हम निरंतर उपेक्षा करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में होगा। तो इस प्रकार किसान का हम महत्व समझें, किसान की जो उत्पादन है जो उसके लिए हम अधिक मूल्य पर खरीदें। साथ ही साथ गांव में शिक्षा आदि का विकास करें, परिवहन साधन वहाँ उपलब्ध कराएं, गांव में अच्छे सड़क व्यवस्था करें, चिकित्सा की व्यवस्था वहाँ गांव के स्तर पर भी की जा सकती है, ताकि किसान शहर की ओर पलायन न करके वो अपने गांव में ही रह सके, खुशहाल तरीके से रह सके। और मैं देख रहा हूँ सरकार बहुत कुछ कर भी रही है। हम देख रहे हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं जिनकी आय कम है, उनके लिए मकान, कमरे उपलब्ध करा रही है, बहुत सारा कुछ कर रही है। तो इस तरीके से सब प्रकार से किसान की मदद भी हो रही है। किसान भी अब थोड़ा वैज्ञानिकता आ जाने की वजह से वो भी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण किसान की तरफ रखेंगे, उसको एक देवतुल्य मानेंगे, उसको हम श्रम का प्रतीक मानेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और भारतीय कृषक अगर मजबूत होगा तो हमारा भारत मजबूत होगा, क्योंकि कृषक भारत की आत्मा है, वो अन्नदाता है, वो देवता है, वो सभी का जीवन दाता भी है। एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं। आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा है, पढ़ा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए है तो आप उसके माध्यम से पीडीएफ मंगा सकते हैं। पढ़ते रहिए अंत तक, क्यों ऑनलाइन जो कक्षाएं ही आपकी परीक्षा का आधार हैं, इन्हीं के आधार पर आपको लिखने का, समझने का मौका मिलेगा। करते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।